क्या होगा अगर एक भारी सी कॉपी और एक हल्के से पन्ने को मैं एक साथ छोड़ूं तो कौन नीचे पहले पहुंचेगा? तो क्या ये बात फ्लूइड्स के लिए भी वैलिड है? अगर इस खुली हुई पानी की बोतल को मैं उल्टा करके हवा में फेंकूं तो क्या लगता है आपको, पानी तेजी से गिरेगा या धीरे धीरे गिरेगा? इसको हम लोग कहते हैं नल क्वेश्चन। नल क्वेश्चन मतलब टैप वाला क्वेश्चन, टूटी जब लग जाते हैं पानी जब गिरता है टप 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 टप, उस पे आधारित एक क्वेश्चन है। बच्चों क्लास 11th में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्होंने पता नहीं कितने हजारों लाखों बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है, और हमारी सीरीज का टारगेट ये है कि हम जल्द से जल्द उन टॉपिक्स को ढूंढें और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आज ऐसे ही टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब जब भी आप किसी चीज को गिरते हुए इमेजिन करते हो तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होता है कि कैसे ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उसको नीचे की तरफ खींचता चला जाता है, और इसी ऑब्जेक्ट के गिरने के मोशन की पढ़ाई को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। पर क्या ये मोशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है? आइए समझते हैं। तो क्या होगा अगर एक भारी सी कॉपी और एक हल्के से पन्ने को मैं एक साथ छोड़ूं तो कौन नीचे पहले पहुंचेगा? ऑफ कोर्स सी बात है कि भारी सी कॉपी पहले नीचे पहुंचेगी, बट क्या इसके पीछे का रीजन ज्यादा ग्रेविटी है? अगर हां तो इस केस में क्या होगा जब मैं पन्ने को नीचे रखूंगा और कॉपी को ऊपर? अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे में जो कॉपी है वो ढकेल के पन्ने को नीचे ले गई होगी, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर इस केस में क्या पन्ना कॉपी को ढकेल के ले जाएगा? आओ चेक करते हैं। तो बच्चों बात इतनी सी है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करवा दें या दोनों के लिए सेम करवा दें तो ऐसी कंडीशन में हम लोग दोनों पे सेम ग्रेविटी फील करवा सकते हैं और दोनों के नीचे पहुंचने का समय भी सेम रहने वाला है। तो क्या ये बात फ्लूइड्स के लिए भी वैलिड है? अगर इस खुली हुई पानी की बोतल को मैं उल्टा करके हवा में फेंकूं तो क्या लगता है आपको, पानी तेजी से गिरेगा या धीरे धीरे गिरेगा? आओ ट्राई करते हैं। रेडी? कुछ दिखा? पानी और बोतल तो एक साथ ऊपर गए और एक साथ नीचे आए, और क्यों ना जाते? क्योंकि दोनों के ऊपर लगने वाला इनिशियल वेलोसिटी और दोनों के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी है वो एकदम सेम है। तो इनके मोशन को अलग करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा था। जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो ना मास पे डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्ट के स्टेट पे डिपेंड करता है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, उसको समझने के लिए हमें एक पृथ्वी के डायग्राम को देखना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी पे किसी भी चीज को जब मैं छोड़ देता, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कॉपी हो, हमेशा उसका कुछ ना कुछ मास था। और दूसरी बात, मैं अर्थ के सरफेस के करीब ही छोड़ रहा था, मैं बहुत ऊपर या बहुत नीचे नहीं जा रहा था, अर्थ के सरफेस के ही करीब हम खेल खेल रहे थे अपना। तो इसका मतलब एक मास m है जो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है। अब अर्थ की अगर बात की जाए तो अर्थ के पास खुद का एक सेंटर है, अर्थ के पास खुद का एक मास है, अर्थ के पास खुद का एक रेडियस है। अगर अर्थ के मास और रेडियस की आप वैल्यू लिखना चाहें तो क्लास 9 की किताबों में दोनों वैल्यूज लिखी गई हैं। तो मास की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg और रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर। अभी भी जाके चेक कर सकते हो। तो यह हमारे पास रेडियस है, हमारे पास मास है अर्थ का। अब बात करते हैं कि चीजें नीचे गिरती क्यों हैं। जैसा आपको पता चला कि वो तो ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, और ये ग्रेविटेशन के बारे में बताया किसने? ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले बताया हमारे आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने एक बहुत बढ़िया सा लॉ दिया था जिस लॉ को कहते थे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस यूजिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज बड़ा G, वी गेट द फॉर्मूला F = Gm1m2/r²। बच्चों ये सारी बातें 9th क्लास की हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा इंफेसाइज नहीं कर रहा हूं। वैसे एक चैप्टर आएगा क्लास 11th में जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन, उसमें पूरी बातें पढ़ाई जाती हैं। बट अभी के लिए केवल इस चीज के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक साथ क्यों गिरता है, एक ही समय में नीचे क्यों पहुंचता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मोशन के सेम होने के पीछे का रीजन क्या है। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2/r²। अगर मैं फोर्स की वैल्यू यहां लिखने की कोशिश करूं तो मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। तो एक मास मुझे अर्थ दिख रहा है बड़ा M, एक मास मुझे कॉपी पन्ना जो आप बोलो छोटा M, और एक दिख रहा है इनके बीच की दूरी। तो अगर मैं दूरी को देखूं
तो जैसा मैंने बोला, मैं अर्थ के सरफेस के बेहद करीब हूं, और अगर अर्थ के सरफेस के बेहद करीब है तो दूरी होगी लगभग रेडियस के बराबर। तो दूरी को मैं रेडियस के बराबर ही लिखूंगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है, कितना पुल अर्थ लगाती है, उसको समझते हैं। तो वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बटे दूरी का स्क्वायर, और दूरी मैंने यहां पे अर्थ का रेडियस ही यूज कर लिया है, ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर अगर हम समझें तो फोर्स जो हमारा है वो मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो जिसके पास कम मास होगा उसको कम पुल फील होगा, और जिस पे ज्यादा मास होगा उसको ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल फील होगा। इसका मतलब कॉपी पे लगने वाली फोर्स और पन्ने पे लगने वाली फोर्स तो अलग थी 100%। बॉटल पे लगने वाली फोर्स, खाली बॉटल पे लगने वाली फोर्स, या भरी बॉटल पे लगने वाली फोर्स, या आपके घर पे रखी हुई टंकी पे लगने वाली फोर्स अलग अलग होगी, क्योंकि सबके मासेस अलग अलग हैं। तो मतलब फोर्स तो अलग है, ये बात तो सबको क्लियर हो जाती है। भारी और हल्का का फीलिंग सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मोशन सेम कैसे होता है उसको समझने के लिए आपको फोर्स को लिखना पड़ेगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि जैसे ही इसको मैं छोड़ूंगा वैसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ लगना स्टार्ट हो जाता है, और सेकंड लॉ कहता है F इक्वल टू ma। मतलब अगर हम किसी भी चीज को छोड़ दें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, तो फिर वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है, और उसका एक्सेशन होता है मास टाइम्स a, राइट। उसका फोर्स होता है मास टाइम्स a, और एक्सेशन को लिख सकते हैं F बाय m। तो बच्चों हम यहां पे फोर्स को फटाक सीना ma लिखेंगे, और अगर हमने यहां ma लिखा तो आपको एक जबरदस्त चीज देखने को मिलेगी। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट के आप गिरने की बात कर रहे हैं, और अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसी की लिखी हुई है, तो वो टर्म मास का कैंसिल हो जाता है, और एक्सेलरेशन में केवल अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रह जाता है। इसी एक्सेलरेशन की वजह से सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसे गिरते हुए प्रतीत होते हैं, एक ही जैसे गिरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें इनका मास का, खुद के मास का कोई रोल नहीं है, केवल रोल है अर्थ के मास का, अर्थ के रेडियस का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बच्चों इसी एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हम छोटे जी से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। और इसी को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापेंगे। तो जब भी किसी चीज को मैं छोड़ूं तो आप जान जाना इसके पीछे का रीजन है कि ग्रेविटी जब हमने लिखा, फोर्स जब हमने लिखा, तब तो मास का टर्म आया था, लेकिन जैसे हमने उसको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट किया मोशन को समझने के लिए, तो मास का टर्म कैंसिल हो गया और एक्सेलरेशन में मास का टर्म गायब हो गया, जिस ऑब्जेक्ट की आप चर्चा कर रहे थे। इसका मतलब द एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बहुत खास बात है। अब ये वैल्यू कितनी आती है, जो बचपन से रटाई भी जाती है, ये वैल्यू कितनी आती है, उस वैल्यू के लिए आपको जी की वैल्यू को यहां पुट करना पड़ेगा। जी की वैल्यू होती है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो अगर आप जी की वैल्यू को पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, अगर आप मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और अगर आप अर्थ के रेडियस का स्क्वायर रख देंगे मीटर में कन्वर्ट करके, 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रखे स्क्वायर करके, तो ऐसे में इस कैलकुलेशन का फाइनल आंसर, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन कैलकुलेशन का फाइनल आंसर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और इसी को कहते हैं हम ग्रेविटी एट द सरफेस। तो छोटा जी जो सरफेस पे आता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है आफ्टर दिस कैलकुलेशन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। अगर हम मून की बात करते हैं तो मून में यही आंसर 1/6 हो जाता है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ बाय 6, जी बाय 6 हो जाता है। और हम अपने अप्रोक्सीमेशन लेते समय इसकी वैल्यू को 10 भी लिख लेते हैं। आपने काफी सारे मीम भी सुने होंगे या आपने काफी सारी रील्स भी देखी होंगी जिसमें वो लोग एक्सेशन को 10 ले लेते हैं और कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 10 लेके आंसर निकाल लीजिए तो आप 10 लेके आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था रीजन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग विद द सेम फीलिंग, विद सेम टाइम, विद सेम वेलोसिटी। उसके पीछे का जो रीजन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन का सेम हो जाना हर ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, आगे की कहानी कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए पहले हमको चुन लेना चाहिए अपना साइन कन्वेंशन। क्योंकि जो आगे की पढ़ाई है उसमें चीजें ऊपर भी जाएंगी, चीजें नीचे भी गिरेंगी,
और जब चीजें ऊपर नीचे गिरेंगी तो हमको पहले से फिक्स कर लेना चाहिए कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या होने वाला है। तो अगर बात करें हम अपने साइन कन्वेंशन की, तो लेट्स डिसाइड अ साइन कन्वेंशन। सबसे पहले आप अपनी एक्सिस डिसाइड कर लीजिए, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्ट्रेट लाइन वाला पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हमें केवल वाई एक्सिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। इसका मतलब अब जितनी भी चीजें नीचे की तरफ दिखाई देंगी, जितने भी वेक्टर्स, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, अगर कोई भी वेक्टर मुझे नीचे की तरफ दिखाई दिया तो उसको मैं नेगेटिव रखूंगा, या मेरा आंसर नेगेटिव आया तो मैं समझ जाऊंगा कि वो नीचे की तरफ है। सिमिलरली जितनी भी चीजें ऊपर की तरफ होंगी, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट्स हो, अगर वो ऊपर की तरफ हैं तो उनको मैं पॉजिटिव रखूंगा, या अगर मेरे आंसर्स पॉजिटिव आएंगे तो मैं ऐसा समझ जाऊंगा कि वो ऊपर की तरफ होंगे। सो आज के बाद ध्यान रखेंगे कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है वो इस तरीके का रहेगा कि जितनी भी अपवर्ड चीजें होंगी, अपवर्ड, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट्स हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वो पॉजिटिव माने जाएंगे। और जितने भी डाउनवर्ड चीजें होंगी वो सारी की सारी, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स एंड एक्सेलरेशन, हमारे नेगेटिव माने जाएंगे। अब एक डाउट बच्चों के मन में आता है कि सर ये तो हमें पहले से पता होता है, जमीन के अंदर नेगेटिव होता है, जमीन के ऊपर पॉजिटिव होता है। गलत मत सोचिएगा, मैंने जमीन नहीं बोला है, मैंने ग्राउंड नहीं बोला है, मैंने बोला है कि जितने भी वेक्टर नीचे की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि ये पेन अगर मैं ऊपर से छोड़ूं तो ये कहां गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या ये जमीन में घुस गया? नहीं ना। क्या ये जमीन में घुसा? नहीं ना। फिर भी इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप इसके वेक्टर को इमेजिन करोगे इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये नेगेटिव वेक्टर हुआ। तो इसी चीज की बात कर रहा हूं, ना कि इसकी बात कर रहा हूं कि जमीन के अंदर नेगेटिव है और जमीन के ऊपर पॉजिटिव है। तो कृपया करके आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको जमीन से ना कंपेयर करें। जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, ये वाली बातें करने की कोशिश ना करें। ये गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड कर देगा, वरना जो चीज ऊपर होगी आप उसको प्लस ही प्लस बोलोगे, जो जमीन के अंदर होगी वो नेगेटिव बोलोगे। ऐसा मत करना। आप वेक्टर साइन देखना, कोई भी चीज चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो, डज नॉट मैटर। अगर ऐसा डंडा बन रहा है तो वो प्लस है, ऐसा डंडा बन रहा है तो वो माइनस है। सर आप इतना प्लस माइनस पे क्यों फोकस कर रहे हो? इतना प्लस माइनस पे क्यों हमारा ध्यान एकत्रित कर रहे हो, क्यों फोकस कर रहे हो? उसके पीछे का रीजन है कि जितनी भी तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो तुम यहां लगाने वाले हो, पहली बात यहां इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगेगी? जैसा मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे एक सा है और वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप अगर ये मान के चलें कि हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो वो दूरी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने वाला है हर उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस पे गिर रहा है या फेंका गया है। तो किसी भी सरफेस पे फेंकी गई चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आने वाला है, राइट? और जैसी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है, हमें पता होना चाहिए हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1 nth सेकंड वाली। तो जितनी भी इक्वेशन है मैं लिख के दिखाऊंगा, अभी परेशान मत होइएगा। जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सारी की सारी वैलिड हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मान लेते हैं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम कर लेते हैं और अर्थ के सरफेस पे भी उसको इक्वल रखते हैं 9.81 या 10। तो इस वजह से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को वैलिड कर सकते हैं। अब बच्चों जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो सारी की सारी वेक्टर फॉर्म में होती है। जैसे आप लिखते हो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपको पता होना चाहिए कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में आपके पास 3 वेक्टर्स होते हैं। v भी आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होता है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है, a आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। अब क्योंकि यहां स्ट्रेट लाइन मोशन की चर्चा चल रही है तो हम आई कैप जे कैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम प्लस माइनस का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसलिए अगर आपको दिखा कि मैंने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका, अगर मैंने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका तो मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, और अगर मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है और ऊपर की तरफ दी है तो आप उसको प्लस लिखेंगे। सिमिलरली आप सबको पता है कि लगातार ग्रेविटी नीचे ही खींचेगी, लगातार एक्सेशन नीचे ही आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं ऊपर फेंकेंगे तो कहां? अरे चाहे ऊपर फेंको, चाहे नीचे फेंको, चाहे छोड़ दो, सारे केस में एक्सेशन नीचे ही रहेगा। और अगर एक्सेशन नीचे ही रहेगा इसका मतलब आपको एक्सेशन हमेशा नेगेटिव ही लिखना है। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आपको इनके अंदर साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली रखना आना चाहिए। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो गया,
या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, राइट। इसके अंदर वेक्टर ज्यादा नहीं दिखते क्योंकि यहां डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया, या s इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। कोई भी इक्वेशन उठा लो, ये सारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती हैं। अगर आप कोई भी चीज को नीचे की तरफ ले रहे हैं तो वो नेगेटिव है, ऊपर लेंगे तो वो पॉजिटिव है। क्लियर? तो अभी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, मैं बस इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को मैं पहले से आपको बता चुका हूं। तो अच्छे से देख लीजिए, कोई समस्या हो तो उसको दोबारा देख लीजिए। अब क्योंकि मैं यहां से केसेस की तरफ आगे बढ़ने वाला हूं, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, हम बहुत प्यार से इस टॉपिक को चटकाने वाले हैं। हम इस टॉपिक को डिवाइड कर देंगे इनटू वेरियस केसेस। हम पहले एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जमीन से फेंकेंगे, जमीन से फेंकेंगे, जमीन पे कैच पकड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड। फिर हम क्या करेंगे, हम एक टावर पे चले जाएंगे, टावर पे जाएंगे, चीजों को ऊपर से छोड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड रिलीज फ्रॉम द टॉप, रिलीज फ्रॉम द टॉप। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, हम फिर ऊपर ही चले जाएंगे, छत पे चले जाएंगे और छत से फिर ऊपर फेंकेंगे या नीचे फेंकेंगे, दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप। और ऐसे हम पढ़ाई को अपने आगे लेके चलेंगे। तो हम केसेस में पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट सब में एक से होते हैं, चीजें सब में एक सी होती हैं, आपको बस अपना दिमाग सही रखना है, फोकस रखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी फर्स्ट दैट इज केस वन। केस वन क्या है, जरा यहां से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। सो केस वन, एस आई टोल्ड यू, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। जैसा मैंने आपको बोला, ग्राउंड टू ग्राउंड से रिलेटेड है। इमेजिन करिए एक ऑब्जेक्ट आपने लिया और उस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका। तो ऊपर की तरफ आप जब फेंक रहे हो तो आपने उसको ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, राइट। तो लेट्स से आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी होगी u। अब देखो, जैसे ही मैंने u लिखा, कुछ बच्चों के दिमाग में चमक गया होगा कि सर ये तो ऊपर की तरफ है, मतलब u को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैं यहीं लिख दूं कि इनिशियल वेलोसिटी मैंने कैसी दी, तो ये मत बोलना ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड के नीचे, ये बोलना ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती। चाहे मैं गड्ढा खोद के भी ऊपर फेंकता तो भी वो पॉजिटिव होती। तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं आगे क्या होगा। आगे ऑफ कोर्स सी बात है, जब ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी या इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा और धीमे धीमे ये एक पॉइंट पे रेस्ट पे आ जाएगा। सो देयर विल बी अ पॉइंट जिस पे ये रेस्ट पे आएगा और इसी पॉइंट को या इसी हाइट को मैक्सिमम हाइट कहा जाएगा, राइट। तो ये एचमैक्स हाइट तक पहुंचेगा, सबसे ऊंची हाइट तक पहुंचेगा और फिर ये वापस अपनी रिटर्न जर्नी करना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे कॉमन कंफ्यूजन है, पहले मैं कॉमन कंफ्यूजन पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि एक कॉमन कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है। कॉमन कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में आता है। मैं बच्चों से हमेशा क्लास में पूछता हूं कि ऊपर जाते समय एक्सेशन कैसा था, तो बच्चे बोलते हैं ऊपर जाते समय एक्सेशन नेगेटिव था। और नीचे आते समय एक्सेशन कैसा था, तो बच्चे बोलते हैं नीचे आते समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, स्पीड बढ़नी चालू हो गई। देखो, फिर से आप वही गलती कर रहे हो जिस गलती से मैं आपको बार बार रोकना चाह रहा हूं। आप ये गलतियां मत करो, आप अपना बुद्धि केवल साइन कन्वेंशन पे लगाओ। अब ये मत देखो स्पीड बढ़ रही है, रिटार्डेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। आप ये देखो, आप जब से ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ आ रहे हो, हमेशा ग्रेविटी आपको नीचे ही खींच रही है, हमेशा एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जी वाला नीचे ही लग रहा है। इसका मतलब ये है 100% ये है कि ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे ही रहा है, नेगेटिव ही रहा है। तो आप अपने दिमाग से ये बातें हटा दो कि पहले ऊपर की पढ़ाई करेंगे फिर नीचे की पढ़ाई करेंगे, पहले स्पीड बढ़ रही है फिर घट रही है या घट रही है फिर बढ़ रही है। हटा दो ये सब बातें दिमाग से। तो एक कॉमन कंफ्यूजन है कि अगर अपवर्ड जाते समय एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड जाते समय क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एक बच्चा क्या कहता है, पॉजिटिव है, जो कि गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि वो कहता है स्पीड बढ़ रही है, ये गलत है। आपको ध्यान रखना है नीचे आते समय भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। सो पूरे रास्ते के दौरान अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो आप बोलेंगे माइनस जी पूरे रास्ते के दौरान। तो आप क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, एक सेकंड के लिए सांस ली, एक सेकंड तो ज्यादा हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सांस ली, टेम्पररी रेस्ट दिखाया और फिर वो उसने अपने मोशन की डायरेक्शन चेंज करी, नीचे की तरफ आया और आपने वापस कैच पकड़ लिया। दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब बच्चों, ऐसी कंडीशन में दो मेन चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ऊपर कितनी देर में पहुंचा, ऊपर कितना पहुंचा, कितनी हाइट तक पहुंचा। सो पहला क्वेश्चन आता है,
मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा पहुंचा होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने मैक्सिमा पे पहुंचते हो आप वहां पर एक पल के लिए रुकते हो। चाहे आप इसको देख लीजिए, अगर मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं तो जैसे ही मैं ऊपर फेंकूंगा इसको, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे एक पल के लिए रुकेगा, एक छोटे से पल के लिए रुकेगा। आप कह सकते हैं बिल्कुल एक इंस्टेंट के लिए इट वुड हैव स्टॉप, टेम्पररी रेस्ट आया होगा। और हाईएस्ट पॉइंट की ये आदत होती है कि वहां पर ऑब्जेक्ट एक पल के लिए रेस्ट पे आता है। तो अगर कभी भी आपको मैक्सिमम हाइट की बात करनी हो तो आप हमेशा y वाली वेलोसिटी को चेक कर लेना। अगर y वाली वेलोसिटी एक पल के लिए भी 0 हो रही है, इसका मतलब वहां इसको रुकना पड़ेगा और वहीं से इसको लौटना भी पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं केवल हाफ जर्नी की बात करूं, केवल जाने जाने की बात करूं, केवल जाने जाने की बात करूं, तो जाने जाने की बात अगर करें तो ऊपर जाते समय इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, राइट। और हमें जो निकालना है वो हाइट है, रास्ते का हमें एक्सेशन पता है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी रखने से, इनिशियल वेलोसिटी रखने से, एक्सेलरेशन रखने से डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लग जाएगा। और उस इक्वेशन का नाम है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, इक्वेशन 3, दैट इज v² - u² = 2as। बच्चों ये एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर आप देखें तो मैंने अभी तक टाइम की कोई चर्चा नहीं करी है, तो थर्ड इक्वेशन लगाना बिल्कुल सही प्लान है। सो v² - u² = 2as। ध्यान रखिएगा सारी चीजें वेक्टर्स में लिखनी है। v², 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, u² पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्वायर होके तो वो वही रहेगा, राइट। 2as, 2 एक्सेलरेशन आपके पास -g और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यही डिस्प्लेसमेंट है hmax। तो अगर हम hmax का आंसर निकालें, मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख देता हूं hmax, तो हम अगर hmax का आंसर निकालें तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, hmax का आंसर तैयार हो जाएगा। सो hmax का आंसर आ जाएगा बच्चों u² / 2g, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अगली बार से कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो उसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखें, सॉरी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ध्यान रखें, u² / 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। डन, क्लियर है वाली बात। अब अगर कोई बोले कि ओ सुनो, ओ हेलो हेलो, मैंने नीचे से वेलोसिटी डबल कर दी, बोलना हाइट 4 गुनी हो जाएगी। मैंने नीचे से वेलोसिटी ट्रिपल कर दी, कहना हाइट 9 गुनी हो जाएगी। मैंने नीचे से वेलोसिटी 4 गुना कर दी, कहना हाइट 16 गुनी हो जाएगी। कैसे पता? क्योंकि हाइट को u² से फर्क पड़ता है, जी तो कांस्टेंट रहेगा। सो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू u²। तुम वेलोसिटी डबल करोगे हाइट चवल हो जाएगी, तुम वेलोसिटी ट्रिपल करोगे हाइट 9 गुनी हो जाएगी, तुम वेलोसिटी 4 टाइम्स करोगे तो हाइट 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से स्क्वायर के साथ रिश्ता बनाती हुई चलेगी। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। जो दूसरी चीज वो ज्यादातर पूछते हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितने टाइम में वो नीचे वापस आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम में वो नीचे वापस आ गया। अब बहुत बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि सर नीचे वापस आ गया तो पहले ऊपर ले जाते हैं, इसका टाइम निकाल लेते हैं, फिर नीचे आएगा उसका टाइम निकाल लेते हैं और दोनों टाइम को ऐड कर देते हैं। देखो ये फालतू मेहनत करना बंद कर दो, अपनी अकल लगाओ, कोई एक इक्वेशन लगाओ जिसमें डायरेक्ट तुम्हें पूरे रास्ते की बात हो जाए, जाना आना मिला के। तो चलो जाना प्लस आना मिला देते हैं और जरा जाना प्लस आना मिला के सोचते हैं, ठीक है, क्या हुआ होगा। तो लेट्स से यहां से मेरी घड़ी चालू होगी और जब ये वापस आ जाएगा तो घड़ी बंद हो जाएगी। तो मैंने स्टार्ट किया 3 2 1, ये फेंका और ये वापस आ गया, घड़ी बंद हो गई। दोबारा बोलता हूं 3 2 1, ये फेंका और ये वापस, ये थोड़ा ऊपर पकड़ लिया, 3 2 1, ये फेंका और ये वापस आ गया। तो ये फेंका और ये वापस आ गया, इसमें क्या चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि ये वापस आने के बाद ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम कमेंट कर सकते हो? एक्सेशन तुम्हारा माइनस नेगेटिव था, जी था माइनस जी था, वेलोसिटी तुम्हारी प्लस यू थी, ये दोनों को सबको पता है, लेकिन इसके अलावा क्या कमेंट कर सकते हो? जैसे ही वापस आया तो क्या 0 हो गया? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जैसे ये वापस आया इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया भाई साहब, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा s = ut + ½ at², वहां से t निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, अगले पेज पे चले, तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं s = ut + ½ at², ठीक है, देखते रहना, s = ut + ½ at²।
और डिस्प्लेसमेंट 0 मान रहा हूं आना जाना मिला के। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव टाइम टी, एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस जी, आप माइनस देख सकते हैं, और टी स्क्वायर। यहां से टी के दो रूट्स आएंगे, एक टी कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया u माइनस जी बाई टू टी इक्वल्स टू 0। एक टी कह रहा है मैं तो 0 डायरेक्ट हो सकता हूं, इसका मतलब जब टाइम 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, ऑफ कोर्स सी बात है। जब टाइम 0 था तब तो बॉल मेरे हाथ पे थी और तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना ही था। लेकिन जब दोबारा टाइम 0 हुआ, या टाइम दोबारा जब दोबारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा, वो कौन सा टाइम होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एक टाइम तो 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, ये तो सच है क्योंकि बॉल मेरे हाथ पे थी t इक्वल्स टू 0 पे। लेकिन एक और टाइम होगा जब डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हुआ होगा, वो टाइम इस वाली चीज को 0 करके समझ में आएगा। तो इस वाली चीज को 0 करते हैं और देखते हैं कितना आया। सो इस वाली चीज को अगर 0 करें तो u माइनस जी बाई टू टी इक्वल्स टू 0, u को इधर को दा देते हैं, g बाई टू को इधर को दा देते हैं, t इक्वल टू u, और यहां आ गया जी टी बाई टू, तो t इक्वल टू 2u बाई जी। ओहो, ये है वो आंसर, ये वो दूसरा टाइम है जब दोबारा तुम्हारे बॉल हाथ पे दिखी। तो एक बार तुमने आंख बंद करी, हे भगवान t इक्वल्स टू 0, अरे ये तो हाथ पे ही रह गया। हे भगवान t इक्वल्स टू 2u बाई जी, अरे दोबारा हाथ पे दिखा। तो 2u बाई जी वो टाइम है जिस पे ये तुमको दोबारा तुम्हारे हाथ पे नजर आया। इसका मतलब ये है पूरा आने जाने का टाइम, 2u बाई जी। क्लियर? तो बच्चों दो आंसर आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का और एक हाइट का। अब अगर किसी ने कहा मैंने वेलोसिटी डबल कर दी तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या अंतर पड़ेगा, तो वेलोसिटी डबल करने से टाइम ऑफ फ्लाइट उतनी गुना बढ़ जाएगा, 2 ही गुना हो जाएगा। वेलोसिटी ट्रिपल करने से 3 गुना हो जाएगा, वेलोसिटी चवल करने से 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम में u डायरेक्ट आ रहा है, ना u का स्क्वायर है, ना u का क्यूब है, ना u का अंडर रूट है। तो टाइम के आंसर में u डायरेक्ट आ रहा है, इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो दो आंसर सारे लोगों को हाईलाइट करवा देता हूं। पहला आंसर कि आपको सबसे पहले मैक्सिमम हाइट का एक आंसर याद करना है, मैक्सिमम हाइट का एक आंसर याद करना है सारे लोगों को, u स्क्वायर बाई टू जी, ये आगे भी काम आएंगे जब हम 2D पढ़ेंगे, और 2u बाई जी ये भी आगे काम आएगा जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बात बताओ कि ये 2u बाई जी आने जाने का समय है, अगर हम ऐसे निकालते केवल जाने जाने का और केवल आने आने का, तो क्या समय सेम आता है या अलग आता? आओ चेक करके देख लेते हैं। एक बार जाने जाने का समय देखते हैं कैसे निकलेगा। तो एक काम करते हैं, केवल जाने जाने का समय देखते हैं, ओनली जाने जाने का, जाने जाने का, जाने जाने का समय देखते हैं, केवल जाने जाने का, ऊपर जाने का। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, सब जानते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u है, राइट, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव u है, ठीक है। एक्सेलेरेशन माइनस जी है। तुम्हें टाइम निकालना है। अब तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुम्हें एक्सेलेरेशन पता है। दोबारा बोलता हूं, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, तुम्हें एक्सेलेरेशन पता है, तुम्हें टाइम निकालना है। अब तुम थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट की मदद लोगे, तुम तो सीधा लिख दोगे फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, हैं जी। अब v को क्या लिखोगे 0, u को क्या लिखोगे प्लस u, एक्सेलेरेशन को माइनस g, टाइम को t, और t का आंसर फट सीना निकाल लोगे u बाई जी। ये जाने जाने का टाइम हो गया और ये आने जाने का टाइम हो गया। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, जाने जाने का टाइम, आने जाने का टाइम, जाने जाने का टाइम, आने जाने का टाइम एक दूसरे का आधा है। तो जाने का टाइम और आने का टाइम अगर हम जोड़ दें तो जाने आने का टाइम बन जाएगा, और जाने जाने का टाइम आने आने का टाइम बराबर होगा, राइट। तो u बाई जी जाने का, u बाई जी आने का, तो जाने आने का 2u बाई जी। इससे हमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि जो जाने और आने का मोशन है वो 100% सिमेट्रिक मोशन होना चाहिए। तो इस बात पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे आप हर पॉइंट को क्रॉस करते जाओगे वैसे वैसे लौटते समय भी आप हर पॉइंट को उसी समय पे क्रॉस करते जाओगे, उसी इंटरवल्स में क्रॉस करोगे, राइट। इस बात को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और इसको लिख भी लेते हैं। दैट इज कि जो भी मोशन होता है वो सिमेट्री को फॉलो करता है। सिमेट्री को फॉलो करने का मतलब है बच्चों कि जैसा ऊपर जाने का मोशन वैसा नीचे आने का मोशन भी होता है। लेकिन कुछ अंतर होते हैं, जैसे कि जाते समय वेलोसिटी प्लस यू तो आते समय माइनस यू। सही बात है, डायरेक्शन पलट गई। जाते समय प्लस यू तो आते समय माइनस यू। जाते समय अगर आपने पहले सेकंड में आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाया है S1, तो आते समय
लास्ट सेकंड में आप वही डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव दिखाएंगे। तो जाने में पहला सेकंड और लास्ट सेकंड बराबर डिस्प्लेसमेंट्स का होता है। सिमिलरली जाते में दूसरा सेकंड, जाते में दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और आते में सेकंड लास्ट, ये कौन सा था? ये लास्ट था, ये फर्स्ट था। तो फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड से मैच करता है, सेकंड 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 लास्ट सेकंड से मैच करता है, सेकंड लास्ट सेकंड से, ठीक है। थर्ड सेकंड थर्ड लास्ट से मैच करता है, थर्ड लास्ट से मैच करता है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड सेकंड थर्ड लास्ट से मैच करता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आने जाने का मोशन पूरा सिमेट्रिक होता है और ऊपर सबसे ऊपर वहां पे मोशन डिवाइड होता है, वहीं पे आता है आपका रेस्ट। तो उससे पहले तक का सारा मोशन इधर का और इधर का मिरर इमेज की तरह काम करता है। सो द मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड is symmetric, just the directions are reversed, just the directions are reversed। केवल डायरेक्शंस में रिवर्सल होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो बच्चों मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में आपको इतनी बातें सारी पता होनी चाहिए। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए 2u/g, आपको जाने जाने का समय पता होना चाहिए u/g, आपको मैक्सिमम हाइट पता होना चाहिए u²/2g और आपको आने जाने का मोशन की सिमेट्री फील होनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब हम कर सकते हैं कुछ सवाल बेस्ड ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। आइए कुछ सवाल करते हैं, जरा ढंग से देखेंगे। तो एक बेसिक सा सवाल है, केवल आपको फॉर्मूले रखना सिखा रहा हूं अभी इस समय कि कैसे हम फॉर्मूले रख के अपने आंसर को जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। An object is projected upward with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को 100 की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका गया, इसका मतलब इसका u पॉजिटिव है, ग्राउंड का केस है। It will strike the ground after approximately, और आपको पूछा गया ग्राउंड पे वापस कितनी देर में आएगा। और बच्चों अगर अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज किया जाता है तो आप ग्रेविटी को 10 ले सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर पाते हैं। सो t इक्वल टू आने जाने का समय मिला के 2u/g। तो u की जगह मैं लिखूंगा 100 मीटर पर सेकेंड और g की जगह मैं वापस से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू गेट अप्रोक्सीमेट आंसर। 10 ने 10 को मारा, हमारे पास सीधा आंसर आ गया 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड के बाद हमें अपना पार्टिकल वापस अपने हाथों में मिलेगा। यह हमारा पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट दैट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक आपका ऑब्जेक्ट पहुंचा होगा। अगेन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u²/2g। तो बेटा u का स्क्वायर हो जाएगा 100 × 100 और 2g 2 × 10। अगर 10 से 0 को 0 मार दिया हमने तो यहां पर 2 अपॉन ये नीचे 2 ऊपर 1000/2। तो आने जाने का समय तो जैसा आपने निकाल दिया है, आने जाने का समय आपके पास था 20 सेकेंड्स। तो केवल मैक्सिमम हाइट अगर निकालें u²/2g से तो आंसर आएगा 500 मीटर्स। क्या 500 मीटर्स एक ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो ये एक बेसिक सवाल था जिसमें आपको केवल फॉर्मूले लगाना सिखा रहा था। तो क्या ऐसे टाइप के ही सवाल आएंगे? बिल्कुल नहीं, हमको केवल अपने एक आइडिया लेना था कि हमारे फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। लेकिन अगला सवाल आपको थोड़ा सा दिमाग हिलाएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करवाएगा कि इसमें आपको क्या लगाना है। तो चलिए अगला सवाल पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड का कैसा सवाल है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड। अब देखो इस बार स्पीड तुमसे छुपा ली गई है, तो विद अ सर्टेन स्पीड तो अपन लिख लेते हैं u, और u में भी अपन क्या लिख देते हैं प्लस, ठीक है। इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट एट 3 सेकेंड एंड 7 सेकेंड। 3 सेकेंड पे और 7 सेकेंड पे एक ही जगह से पास करी। तो ऑफकोर्स सी बात है, एक जाते समय पास की होगी और एक आते समय पास करी होगी। एक बार 3 सेकेंड पे और एक बार 7 सेकेंड पे। आपको बताना है द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। आपको बताना है बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची होगी। तो बच्चों फिर से एक डायग्राम इमेजिन करते हैं और एक हाइट इमेजिन कर लेते हैं जिस पॉइंट को अपन 2 बार क्रॉस करेंगे, एक बार 3 सेकेंड पे, एक बार 7 सेकेंड पे। तो जाते समय टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 सेकेंड पे आप इस हाइट पे पहुंचे होंगे। और उसके बाद टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6 और टिक टिक 7 और 7 सेकेंड पे आप दोबारा इस हाइट पे पहुंचे होंगे और फिर आप वापस नीचे आ गए होंगे, राइट। इस तरीके का आपका मोशन होगा। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ग्राउंड टू ग्राउंड के जितने भी प्रोजेक्शंस होते हैं वो दोनों तरफ से सिमेट्रिक होते हैं, मिरर इमेजेस होती हैं। इसका मतलब है कि अगर जाते में यहां से यहां तक का टाइम 3 सेकंड है
तो आते में यहां से यहां तक का टाइम 3 सेकंड ही होगा। और अगर जाने का 3 सेकंड है, फिर यहां से यहां तक का पूरा 7 सेकंड है, ये वाला पूरा 7 सेकंड है, मैं 7 सेकंड दिखाता हूं, यहां से यहां तक का पूरा 7 सेकंड है, ये पूरा 7 सेकंड है, और लौटने का 3 सेकंड और बचा है क्योंकि जाने का 3 था। तो 7 और 3 टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तैयार हो चुका है 10 सेकंड का। दोबारा देख लेते हैं, ये 3 सेकंड का था, कॉपी पेस्ट 3 सेकंड, और ये पूरा 7 सेकंड है, तो बचा हुआ टाइम कितना बचा? 3 सेकंड। इसका मतलब कि आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं लिखूं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल मिला के हमें मिल रहा है 10 सेकंड। क्या बच्चों इससे हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस सर। तो अगर हम इससे इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, जी की वैल्यू 10 मान के, लेट जी बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू अगर 10 मान के निकाले तो हमारा 2 यहां पे 5 कर देगा और u यहां पे 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जिसको u मिल गया उसको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है, वो फट सीना मैक्सिमम हाइट निकाल लेगा। सो मैक्सिमम हाइट विल बी h max विल बी u स्क्वायर बाय 2g। तो 50 इंटू 50 बटे 2 इंटू 10, जीरो ने जीरो को मारा, 2 ने 50 को 25 बार मारा, और 25 इंटू 5 125 मीटर हमारा फाइनल आंसर होगा। सो 125 मीटर, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चों क्या समझ में आया कि तुमको सिमेट्री का ध्यान रखना है और तुमको अपने बेसिक फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ये हो गए हमारे ग्राउंड टू ग्राउंड के बेसिक्स। अगर हम बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें अब हम क्या करने वाले हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर जाने वाले हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर जाके चीजों को छोड़ने वाले हैं। तो इसमें केवल डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड मोशन होगा ही नहीं, और ऐसे केस को कहते हैं ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप या रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। तो अगर हम किसी चीज को रिलीज करें या ड्रॉप करें फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो ऐसे केस को बोलते हैं ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप। तो इमेजिन करो एक आदमी है जो 7, 8, 10 मंजिल के ऊपर बैठ के कुछ काम कर रहा है और पेच यूज कर रहा है या पाना यूज कर रहा है, और एकदम से उसका कोई औजार नीचे की तरफ गिर जाता है और नीचे कोई इंसान खड़ा है उसके सर पे आके गिरता है। भगवान ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे केस को बोलेंगे ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप। अब ऐसी कंडीशन में जो मोशन हुआ है वो केवल डाउनवर्ड डाउनवर्ड मोशन हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, क्योंकि ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 आएगी, और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो -g ही आएगा, नीचे की तरफ लगातार लगता हुआ एक्सेलरेशन। क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमारा -g और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। सबसे पहली चीज पूछेंगे कि बताओ अब कितने टाइम में ये नीचे पहुंच जाएगा। अब बच्चों इसमें आप u/g नहीं लगा सकते। u/g तब लग जाता जब आपको u/g तब लग जाता जब आपको नीचे से ऊपर फेंका जाता और ऊपर जाने का समय निकालना होता, लेकिन ये ऊपर से छोड़ा गया और नीचे पहुंचने का समय निकालना है, तो इसके लिए हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। अगर हम मान लेते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग की या यहां से यहां तक की हाइट अगर h है, तो हम h के टर्म्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब क्या क्या पता है? हमें पता है जब ये जमीन पे पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कोई जमीन के अंदर नहीं घुसा, लेकिन नीचे की तरफ गिरा है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट विल बी -h, डिस्प्लेसमेंट -h, एक्सेलरेशन -g, इनिशियल वेलोसिटी 0। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो अब हमें टाइम बता सकती है बिना फाइनल वेलोसिटी को यूज करे? तो बिना फाइनल वेलोसिटी को यूज करे हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं जिसका नाम है इक्वेशन नंबर 2, और उस इक्वेशन नंबर 2 से आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सो s = ut + ½ at²। हाँ जी, s = ut + ½ at²। ध्यान से, साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट विल बी -h, u विल बी 0, हाफ एक्सेलरेशन विल बी -g एंड टाइम विल बी t²। बच्चों अगर यहां पे माइनस से माइनस को मैं मार दूं, 0 को नेग्लेक्ट करके माइनस को माइनस से मार दूं और 2 को अगर h के पास भेज दूं, तो t² का आंसर आ जाएगा 2h/g। और अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो मेरे टाइम का आंसर आ जाएगा √2h/g। ये मेरा पहला आंसर है जो सारे बच्चों को ध्यान रखना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना टाइम में कोई भी चीज नीचे पहुंचती है? √2h/g। √2h/g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? एकदम परफेक्ट, एकदम ठीक है। अगर पहली चीज तुम्हें समझ में आ गई तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि भैया जो इंसान नीचे खड़ा है, खट सीना उसके सर पे जो चीज लगी है, गिरी है, पड़ी है, वो कितनी स्पीड से टकराई, द स्पीड ऑफ इंपैक्ट विद द ग्राउंड।
तो अगर मैं स्पीड ऑफ इंपैक्ट निकालने की कोशिश करूं, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, तो वो कैसे निकलेगी स्पीड ऑफ इंपैक्ट? अब देखो तुम्हें क्या करना है, स्पीड निकालनी है। स्पीड में मतलब तुम्हें प्लस माइनस का ध्यान तो रखना है, लेकिन स्पीड में हम फाइनल आंसर को मॉड में भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ इंपैक्ट में अगर पता करें तो तुम्हें हाइट दिख रही है, तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है और तुम्हें एक्सेलेरेशन पता है, तो तुम स्पीड निकाल लोगे बहुत प्यार से। चलो स्पीड के लिए लगाते हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलो v स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट माइनस h। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h, ढंग से देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2gh यहां पे आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और v का आंसर आ जाएगा √2gh। वैसे तो प्लस माइनस लिखना चाहिए था मुझको, लेकिन क्योंकि मैंने स्पीड लिखा है तो केवल मैं मॉड लगा के प्लस में ही आंसर लिखूंगा। तुम्हें अगर वेलोसिटी बोलनी है तो तुम नेगेटिव बोल देना -√2gh, लेकिन मैंने यहां पे स्पीड लिखा है इसलिए मैं √2gh ही बोलूंगा। तो √2h/g और √2gh, ये दो आंसर और तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो जाने चाहिए जब बात आती है रिलीज फ्रॉम द टॉप की। ठीक है भाई, तो ये दो आंसर एकदम क्लियर है। अब देखते हैं इन पे ही कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल इन दो आंसर पे आधारित एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे आपको पहले क्वेश्चन करना आ जाए। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, केवल ड्रॉप फ्रॉम टॉप का बेसिक सवाल है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द 20 मीटर हाइट टावर। एक बॉल को 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग से छोड़ा गया है। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द बॉटम एंड द स्पीड एट द ग्राउंड। देखो देखो देखो, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम एंड द स्पीड एट द ग्राउंड। नीचे पहुंचते समय भैया जी कितनी तेज पहुंचा होगा। तो चलो अपन दो फॉर्मूले लगाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा फॉर्मूला स्पीड एट बॉटम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे √2h/g, जो हमने अभी अभी निकाला है। √2, h की जगह 20, g की जगह 10। अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, g को 10 ले लीजिए फॉर इजियर कैलकुलेशंस। सो g की जगह 10, 10 ने 10 को मारा, √2 × 2 4, तो √2 कितना हो गया 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में ये भैया नीचे पहुंचने वाले हैं। अगली बात, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्पीड ऑफ इंपैक्ट √2gh, कोई नहीं रोक सकता। √2gh, g की जगह फिर से 10, h की जगह फिर से 20। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर h तो माइनस रखना था ना। बच्चों ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले मैं डिराइव कर रहा हूं यहां पर, उनमें ऑलरेडी मैं साइन कन्वेंशन यूज कर चुका हूं। इसका मतलब अब आपको दोबारा साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। मैं जब फॉर्मूले आपको साइन कन्वेंशन लगा के दिखा रहा हूं, इसका मतलब आपको वहां जाके केवल वैल्यूज पुट करनी है, कभी साइन कन्वेंशन का फिर इस्तेमाल दोबारा नहीं करना। बट अगर आप कोई फ्रेश क्वेश्चन डील कर रहे हैं जिसमें आप खुद से इक्वेशन और मोशन पुट कर रहे हैं, तब आपको साइन कन्वेंशन रखना है दोबारा से। लेकिन अगर आप मेरे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, किताब के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, तो उनमें साइन कन्वेंशन ऑलरेडी रखाया है। तो अब तुम पता चला वहां जाके फिर जी नेगेटिव लिख रहे हैं, फिर एच नेगेटिव लिख रहे हैं, ऐसा मत करना। ऑलरेडी फॉर्मूलों में वो रखा गया है। तो एच की वैल्यू अगर मैं 20 लिखूं, यहां पे भी 20 लिखूं, तो 20 × 20 हो जाएगा 400 और √400 हो जाएगा फिर से 20। तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो आंसर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन रिलीज फ्रॉम द टॉप। चलिए एक थोड़ा बेटर सवाल करते हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग और करेगा। तो अगला सवाल नीट 2020 का है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या आया था। अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग क्रॉसेस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। पहले इतने क्वेश्चन की हिंदी कर लो। पहले एक आराम से क्वेश्चन समझ लो। एक आदमी है जो ग्राउंड पे बैठा है, एक विंडो है जो कि 1.5 मीटर की विंडो है, और उस विंडो से एक बॉल क्रॉस करी 0.1 सेकेंड में। तो एक 1.5 मीटर की विंडो, 1.5 मीटर की विंडो, और इस विंडो को बॉल ने क्रॉस किया 0.1 सेकेंड में। और बॉल कहां से आ रही थी? बॉल आ रही थी छत से, रूफ से। तो बॉल किसी रूफ टॉप से आ रही थी, बताई नहीं है रूफ टॉप की हाइट, केवल ये बताया कि बॉल ने विंडो को क्रॉस किया इन 0.1 सेकेंड। यहां तक की कहानी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। आपको बताना है बॉल जब विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, जब विंडो के ऊपर वाले उछले पॉइंट पे होगी, तो उस उछले पॉइंट पर बॉल की क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है।
तो बच्चों अब मैंने इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया ही नहीं है ना, ना इस पे आप √2h/g लगा सकते, ना √2gh लगा सकते, कोई डायरेक्ट चीज नहीं लगा सकते। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में आपको बैक टू द बेसिक्स आना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपनी इक्वेशंस का दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इक्वेशंस का दोबारा इस्तेमाल करने लगते हो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अब अपने साइन कन्वेंशन से स्टिक करके चलना पड़ेगा। क्लियर? तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। भूल जाइए कि आपको पता है कि उसका प्लस है या माइनस है, आपको एक्सेलेरेशन पता है माइनस का है, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है माइनस का है, आपको टाइम पता है 0.1 सेकेंड, और आपको इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। अब इनिशियल वेलोसिटी जब निकालनी है, टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, और आपको ग्रेविटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी की जिक्र नहीं किया जाता। तो चलो सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, s = ut + ½ at²। ठीक है, बहुत प्यार से। डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं हम? -1.5 मीटर। सर फिर से माइनस, अगेन माइनस क्यों? क्योंकि बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, 1.5 मीटर नीचे है। जमीन के अंदर है नहीं, उससे मतलब नहीं है, नीचे है, तो 1.5 मीटर माइनस का 1.5 मीटर। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, जो नहीं पता उसको प्लस माइनस भी मत लिखो, आंसर खुद प्लस माइनस से आएगा, परेशान मत हो। ठीक है। टाइम 0.1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन -10, अगेन अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, जी की वैल्यू 10 यहां पे लिखी हुई है, और t² अगेन 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर लिख देते हैं 1/100। तो बच्चों अब छोटे से कैलकुलेशन है, वो छोटे से कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो हम लोग एक काम करते हैं, 0 यहां पे किल कर देते हैं, माइनस करते हटा देते, और ये देखो यहां पे 1/10 आ रहा है, ये देखो यहां पे भी 1/10 आ रहा है, और यहां पे भी एक 1/10 है। तो एक काम करें, 10 10 10 इनको हर जगह से हटा दे, राइट। तो नीचे 10 10 10, ये मेरे कैलकुलेशन करने का तरीका है, 10 10 10 हटा देते। अब यहां कितना बचा? यहां बचा -1/2, -1/2 मतलब माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 इधर कूदेगा तो प्लस का 0.5, तो -15 + 0.5 मतलब -14.5 इज इक्वल टू, और इधर क्या दिख रहा है? ut, t की जगह 1 हो चुका है, तो u दिख रहा है। तो देखो अपना आंसर खुद नेगेटिव आ रहा है। अगर अपना आंसर खुद नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो खुद बता रहा है कि मैं नीचे की तरफ हूं। अब एक बच्चा u पहले से नेगेटिव रख देता, तो अगर वो u पहले से नेगेटिव रखता तो उसका आंसर केवल मैग्नीट्यूड का आता, क्योंकि साइन कन्वेंशन उसने यूज कर लिया है। बट मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था, तो फॉर्मूले ने बोला आपका साइन कन्वेंशन ये होना चाहिए था। तो -14.5 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नीचे तो नेगेटिव नहीं लिखा, केवल वैल्यू चुननी थी, आंसर विल बी 2। तो बच्चों जैसे कि आपको समझ में आ गया कि कब मेरे को साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, और कब मुझे अपने फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू इक्वेशंस एंड फॉर्मूला। अभी इक्वेशन और फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चन इसी तरीके के नजर आते हैं, लेकिन क्या इससे हमारा काम चल जाएगा? क्या जेईई नीट के सारे सवाल इसी से बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, और सवाल बनाने के लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स भी और ऐड करने पड़ेंगे, और ऐसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब इमेजिन करिए कि आप वापस से एक छत पे गए, और छत पे जाके आपने एक बॉल ली और बॉल को फिर से छोड़ दिया। तो जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा या रिलीज किया, तो उसका आपने मोशन अंडर ग्रेविटी को देखा। अब इमेजिन करो कि अगर हम बराबर टाइम में उसके डिस्टेंस को देखना स्टार्ट करें, कि पहले 1 सेकंड में कितना गिरी, अगले 1 सेकंड में कितना गिरी, या पहले 2 सेकंड में कितना गिरी, अगले 2 सेकंड में कितना गिरी, या कोई भी इक्वल टाइम इमेजिन कर लो, कोई भी इक्वल टाइम इमेजिन कर लो कि पहले टी में, अगले टी में, अगले टी में, ऐसे कितने डिस्टेंसेस आएंगे और उन डिस्टेंसेस का कैसा फीलिंग होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे ये क्या सोचना, अरे बराबर टाइम है तो बराबर ही डिस्टेंस होगा, है पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर गिरी तो अगले 1 सेकंड में 5 ही गिरेगी, और फिर अगले 1 सेकंड में फिर 5 गिरेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो बिल्कुल बात सही थी आपकी। यूनिफॉर्म मोशन में आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो हर सेकंड में वो इक्वल आता जाता है। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती, यूनिफॉर्म मोशन होता, तो ऐसी कंडीशन में बराबर आप डिस्प्लेसमेंट्स कवर करते चले आते खुशी खुशी। लेकिन यहां पर आपका हर बार स्पीड बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपका हर सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो अपने प्रीवियस से बढ़ता जा रहा है। तो पहले 1 सेकंड में जितना आप गिरे होंगे और उसके अगले 1 सेकंड में जितना आप गिरे होंगे वो बराबर नहीं होगा।
और ये बात काफी साल पहले एक साइंटिस्ट के दिमाग में चमक गई थी, जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। और गैलीलियो गैलीली ने इसकी अच्छे से पढ़ाई करी, और इस पढ़ाई से वो जो डिस्टेंस आए, वो डिस्टेंस जो इक्वल टाइम में थे, उन इक्वल टाइम में जो डिस्टेंसेस थे उनका रेशो निकालने की कोशिश करी, और एक बहुत ही खूबसूरत रेशो पे उनकी बात आके अटक गई, जिस रेशो को बोला गया गैलीलियोस रेशो। अब ये कैसा रेशो है और क्या रेशो और क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक बार जरा जल्दी से गैलीलियो रेशो की बात करते हैं। व्हाट इज गैलीलियो रेशो? तो बच्चों, जैसा मैंने कहा कि आप छत पे जाइए, छत पे जाकर एक बॉल को लीजिए और बॉल को रेस्ट से छोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा कैसे छोड़ना है, हमको रेस्ट से छोड़ना है। अगर हम इस बॉल को छत से जाके रेस्ट से छोड़ दें तो पहले टी टाइम में कितना गिरेगी, मैं 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं कह रहा हूं, आप कोई टी टाइम इमेजिन कर लीजिए। पहले टी टाइम में कितना गिरेगी, अगले टी टाइम में कितना गिरेगी, अगले टी टाइम में कितना गिरेगी, हम वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टी टाइम की बात करते हैं। फर्स्ट टी सेकेंड्स, ठीक है, फर्स्ट टी सेकेंड्स में कितना बॉल गिरेगी। तो आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते पर -g है, और टाइम मैंने आपको t दे रखा है। तो इक्वेशन है अपने पास s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फर्स्ट टी सेकेंड को मैं s1 लिख देता हूं, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। u आपके पास 0 है, एक्सेलरेशन आपके पास -g है, और टाइम आपके पास टी स्क्वायर है। देखो 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 क्या आया, क्या आया, आंसर आया। देखो s1 इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हटा देता हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो आप पहले टी सेकेंड्स में इतना गिरोगे पहले टी सेकेंड्स में s1, और s1 कितना आया आपके पास, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस का मतलब नीचे गिर रहे हो, और हाफ जी टी स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सर ये तो पहला टी सेकेंड हुआ ना, आप तो बता रहे थे इक्वल टाइम बताएंगे। हाँ बता रहे, रुको आराम से। अब जरा अगले टी टाइम की सोचो। अब बहुत बच्चे अगले टी टाइम में क्या सोचते हैं, फिर लगाते हैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर इस बार u 0 नहीं रख सकते, क्योंकि यहां पर आगे कुछ वेलोसिटी होगी, और यहां पे अगर कुछ वेलोसिटी हो गई होगी तो पहले वो वेलोसिटी निकालने चले जाते हैं। पहले वो वेलोसिटी निकालते हैं जो s1 डिस्टेंस के बाद आई होगी टी टाइम के बाद, और फिर उस वेलोसिटी को u की तरह ट्रीट करा के फिर फॉर्मूला लगाते हैं। अरे भाई साहब, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूं कि चलो एक काम करो, यहीं से गिनना स्टार्ट करो, और 2t टाइम में पता कर लो कितना गिरे। कितने टाइम में, 2t टाइम में पता कर लो कितने गिरे, और उस 2t टाइम में से t वाले को माइनस कर दो, तो अगले t का आंसर मिल जाएगा ना। तो हम ऐसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम यहां का u निकाल रहे हैं, फिर अगला u निकाल रहे हैं, फिर अगला u निकाल रहे हैं। हर बार u बदलता जाएगा, क्योंकि हर टाइम के बाद आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। हम ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार सुनो, पहले टी में कितना गिरे पता चल गया, u 0 था, हाँ। अगले टी में कितना गिरेगे, उसके लिए एक काम करो, 2t का आंसर निकाल लो, 2t का, और 2t में से t को माइनस कर दो। बस अगर ये बात आपके दिमाग में चमक गई तो हम अगले t का आंसर ऐसे ही निकालेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, फॉर सेकेंड टी सेकेंड्स के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, मैं s2 को कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना। पहले मैं 2t का आंसर निकाल लूंगा, हाफ जी 2t स्क्वायर। u तो 0 है, तो हाफ जी 2t स्क्वायर, नेगेटिव का है। 2t टाइम में कितना करोगे, हाफ जी 2t स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दूंगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दूंगा हाफ जी टी स्क्वायर पहले टी सेकंड का। तो क्या ये अगले टी सेकंड का आंसर आ गया? यस। तो अगर जैसे देखो तो हाफ जी 2t स्क्वायर विल बी 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर विल बी 3t स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ जी 3t स्क्वायर, ये हमारे अगले टी सेकंड का आंसर है। अब जैसे ही बच्चों को एक कलाकारी समझ में आने स्टार्ट हो जाती है, अगले को बोलते सर हम निकालेंगे अगला, आप मत निकालो, अगला हम निकाल के दिखाएंगे। तो हमने s2 निकाल लिया, अब आप s3 सोचना स्टार्ट कर दें। तो s3 निकालने के लिए, दैट इज थर्ड टी सेकेंड, THIRD, थर्ड टी सेकेंड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर 3t का निकाल लेंगे और उसमें से 2t वाला माइनस कर देंगे। अब 3t का कितना हो जाएगा, हवा में कर लो, 3t का कितना हो जाएगा, s3 के लिए माइनस हाफ जी 3t स्क्वायर, और इसमें से क्या माइनस कर दो, माइनस हाफ जी 2t स्क्वायर, दैट इज 4t स्क्वायर। तो आपका कुल मिला के यहां कितना आ जाएगा, माइनस हाफ जी 5t स्क्वायर। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट्स मिलेंगे हर t सेकेंड्स में, वो कुछ इस तरीके के मिलने स्टार्ट होंगे।
कंडीशंस अप्लाइड कि हमने रेस से ही स्टार्ट किया होगा। तो यहां पे कंडीशन अप्लाइड लिख देता हूं कि कंडीशन अप्लाइड, जैसे होता है ना कभी कभी ऑफर चल रहा होता है दुकानों पे, भैया 50% ऑफ चल रहा है, भैया 60% ऑफ चल रहा है, फिर आप अंदर घुसे, भैया काय पे चल रहा है 50% ऑफ? मोजो पे चल रहा है, केवल सॉक्स पे चल रहा है। तो फिर आप कहते हैं यार बाहर लिखना चाहिए था कि भाई क्या काय पे ऑफ चल रहा है, तुम तो किसी पे भी ऑफ चला दो, ऐसे हम घुस जाएं अंदर दुकान पे। तो ऐसी कंडीशन में आपको भी ध्यान रखना है कि यहां पे भी कंडीशन अप्लाइड है। हर जगह ये आपको मैच नहीं कराते चलना है कि पहला हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, अगला हाफ जी 3t स्क्वायर आएगा, अगला हाफ जी 5t स्क्वायर आएगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। आपका ये कंडीशन तभी तक आएगी, कंडीशन अप्लाइड, कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बात नंबर 1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छी बात क्या है, फिर ये कहानी आप बहुत सारी जगह भी लगा सकते हो, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, फिर आप इसको बहुत सारी जगह लगा लेना, ठीक है। लेकिन सर आप कह रहे थे कि कुछ रेशो वेशो बताओगे, तो आपने वैल्यूज बता दी, अब आप रेशो खुद सोचो। अगर आप इसमें देखें तो -12g t², यहां पे -12g3t², -12g5t², अगला खुद सोचो -12g7t², अगला खुद सोचो -12g9t²। अरे अरे पकड़ लिया। तो सर सीधा बोलो ना कि अपन जब गिरेंगे तो अगर अपन पहले गिरे x तो अगला गिरेंगे 3x और अगला गिरेंगे 5x और अगले सेकंड में 7x, दैट इज 1:3:5:7:9 ऑड नंबर, ऑड नंबर में गिरेंगे। तो n को 1 रखा 1 आया, n को 2 रखा 3 आया, n को 3 रखा 5 आया, n को 4 रखा 7 आया, एंड सो ऑन। ये आपके बराबर बराबर टाइम के आंसर है। दिस इज द टाइम, सॉरी डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स, डिस्टेंस इन इक्वल टाइम्स, जो आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। दिस इज कॉल्ड गैलीलियोस रेशियो। और जैसा मैंने आपसे कहा कब कब वैलिड होगा, जब जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब चाहे आप इस केस की बात कर ले, चाहे किसी गाड़ी की बात कर ले, चाहे किसी इंक्लाइन प्लेन की बात कर ले, जब जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तब तब आप इस रेशो को यूज कर सकते हैं। तो पहली बात तो हो सकता है डायरेक्ट सवाल इसी पे आ जाए, लेकिन इस पे भी सवाल थोड़ा घुमा फिरा के कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको अब अगले पेज पे समझाता हूं, एक क्वेश्चन आपको ढंग का कराता हूं। तो जरा गैलीलियो रेशो पे आधारित एक क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट डिस्क्राइब्स 7h/16 इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। मतलब एक h हाइट की बिल्डिंग है बच्चों, तो एक h हाइट की बिल्डिंग बना लेते हैं। एक h हाइट की बिल्डिंग है ऊपर से नीचे तक की, और ऐसा बोला गया है कि उस बिल्डिंग में जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड आखिरी सेकंड होगा जो पार्टिकल का, उसमें पार्टिकल बिल्डिंग का 7h/16 पोर्शन कवर कर लेता है, 7h/16 पोर्शन कवर कर लेता है इन द लास्ट सेकंड। ये कौन सा सेकंड है? ये लास्ट सेकंड है ऑफ इट्स फॉल, ठीक है जी। सवाल पूछा गया है द हाइट इज, आपको बताना है हाइट कितनी होगी पार्टिकल के, या वो सॉरी टावर की हाइट क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप पहले h हाइट के लिए आंसर बना सकते हो, फिर 7h/16 को माइनस करके इस हाइट के लिए आंसर बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूले, वो सारी चीजें लगा सकते हो। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो स्मार्ट है, जो जानता है कि ये कुछ गैलीलियो रेशो से आधारित क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में चटका सकता है। अब यहाँ पे 7h/16 लिखा हो या 5h/9 लिखा हो या जो भी रेशो लिखा हो, ये रेशो पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब कैसे पकड़ते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको रेशो याद है कि अगर मैं आपको बोलूं हर सेकंड में आप कितना कितना गिरे होगे, तो हर सेकंड में सर हम गिरते हैं, तो पहले सेकंड में हम गिरे होंगे लेट से x, पहले सेकंड में कितना गिरे होंगे, x गिरे होंगे, राइट। तो अगले सेकंड में कितना गिरे होंगे, सर अगले सेकंड में गिरे होंगे 3x, राइट। अगले सेकंड में गिरे होंगे 3x, यही तो रेशो है। और फिर अगले सेकंड में कितना गिरे होंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, तो पहले सेकंड में गिरे होंगे x, अगले सेकंड में गिरे होंगे 3x, अगले सेकंड में गिरे होंगे 5x, और अगले सेकंड में गिरे होंगे 7x, और अगले सेकंड में गिरे होंगे 9x एंड सो ऑन। अब तुम्हें फीलिंग मैच करानी है यहां पर कि अगर मान लो ये फर्स्ट सेकंड है, पहला सेकंड है, तो ये अगला सेकंड है, फिर ये अगला सेकंड और ये अगला सेकंड है,
और अगर मैं इन सारे x को जोड़ दूं, जरा ढंग से देखना, सारे x को जोड़ दूं तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना आ रहा है? 7 5 12, 12 1 13, 13 3 16, 16x आ रहा है। मतलब अगर बिल्डिंग की हाइट 16x है तो आखिरी पोर्शन 7x वाला है जो चौथे सेकंड में कवर किया जा रहा है, या फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड, ये फोर्थ सेकंड। तो अगर मैं तुमको इस डायग्राम से इससे मैच कराने का मौका दूं कि तो क्या तुम्हारे दिमाग में कहानी चमक रही है? क्या चमक रही है कि अरे सर क्या ऐसा तो नहीं कह रहे आप कि ये इसका जो लास्ट सेकंड है एक्चुअल में ये इसका फोर्थ सेकंड है? तो इससे पहले इसने गिरा होगा 5h/16, इससे पहले गिरा होगा 3h/16 और इससे पहले गिरा होगा h/16। जरा जोड़ के देखना, जरा जोड़ के देखना, क्या ये कुल मिला के h हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये रेशो वाला सवाल है। और आप अगर 7h/16 देख के ये समझ गए कि अगर ये इसको लास्ट कह रहा है, इसका मतलब ये इसका चौथा सेकंड होगा। तो 4 सेकंड में आपने बिल्डिंग को नाप लिया, 4 सेकंड में आपने बिल्डिंग को कवर कर लिया। और अगर 4 सेकंड में बिल्डिंग कवर कर ली तो हाइट निकालना आसान है। तो बेटा हाइट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी √2h/g। तो 4 सेकंड इक्वल टू √2h/10। अब क्या h निकालने में कोई समस्या होगी? नहीं नहीं नहीं। चलो 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 से मारा 80 और 10 को उधर भेजा। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो 16, 16 के बाद मैंने 2 को मारा तो 8 और 10 को उधर भेजा तो 80। मेरा हाइट निकल के आ रहा है 80 मीटर्स। तो आप कैलकुलेशन करके देख लो एक बार, 80 मीटर आपका आंसर आ रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार 5h/9 से आप ट्राई करिए। अब बच्चे समझ गए 5h/9 अगर है तो 5h/9 के ऊपर होगा 3h/9, 3h/9 के ऊपर होगा h/9, मतलब वो उसका तीसरा सेकंड होगा जो भी वो कह रहे होंगे, और वहां से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन गैलीलियो रेशो से डायरेक्ट हो जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जिससे तुम्हारा दिमाग और तंदुरुस्त हो जाए और तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं नल क्वेश्चन। नल क्वेश्चन मतलब टैप वाला क्वेश्चन, टूटी जब लग जाते हैं, पानी जब गिरता है टप 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 टप, उस पे आधारित एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2021 में भी देखने को मिला था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से करते हैं। वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम अ नोजल ऑफ अ शावर। एक शावर बोल रहे हैं, हम तो नल कहेंगे, टोटी कहेंगे। तो एक नोजल से पानी टप 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 गिर रहा है ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। 9.8 मीटर, पता नहीं कहां का शावर है, 9.8 मीटर। वाटरफॉल बोलना चाहिए इसको। शावर कितना होता है? 6-7 फीट पे होता है शावर, 6-7, 9.8 मीटर पे शावर लगा है। वाटरफॉल बोल दो, घोषित कर दो इसको। तो 9.8 मीटर पे शावर लगा हुआ है, मान लेते हैं। द ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो ड्रॉप्स हैं वो बराबर बराबर समय में गिर रही हैं, और सही है, टिप टिप टिप। गाना मत बोल देना टिप टिप बरसा है, तो अभी रुको, टिप टिप ऐसे करके पानी गिरता जा रहा है, ठीक है। When the first drop strikes the floor, जब पहला ड्रॉप फ्लोर पे स्ट्राइक किया, पहला ड्रॉप, तो ये आपका फर्स्ट ड्रॉप है। मैं यहां पे गिरा देता हूं, ये आपकी पहली बूंद, बारिश की नहीं, शावर की, ये आपकी फर्स्ट ड्रॉप है। तो जैसी फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे जाके टिप टिप हुई, द थर्ड बिगिंस टू ड्रॉप या फॉल। थर्ड वाली बन के तैयार है, थर्ड ड्रॉप। तो जो आपको यहां दिख रही है वो आपकी तीसरी ड्रॉपलेट है जो बन के तैयार हो चुकी है। सवाल है लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेकंड ड्रॉप। बताओ सेकंड ड्रॉप कहां होगी। अब प्लीज वो वाले बच्चे की तरह मत सोचना जो बेसिक सोचता है, कहता देखो पहली नीचे, तीसरी यहां पर, तो दूसरी इनके बीचों बीच, और बीचों बीच कितना आंसर आ जाता है? 9.8 का आधा, और 9.8 का आधा 4.9 मीटर आंसर लगा के आ भी जाता है। अगर 4.9 मीटर देखो ऑप्शन में, चलो अच्छी बात है ऑप्शन में तो नहीं है, बच गए, इतने से तो बच गए, बट 4.9 मीटर्स का आंसर भी नहीं है। खैर एनीवे, तो आपको करना कैसे है? आपको सोचना है कि क्या ड्रॉप्स बराबर टाइम इंटरवल से गिर रही हैं। हाँ, तो अगर पहली ड्रॉप कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है तो दूसरी ड्रॉप उससे टी टाइम पीछे चल रही है, तीसरी ड्रॉप उससे भी टी टाइम पीछे चल रही है। तो जो पहली ड्रॉप होगी वो जब नीचे गिर गई होगी तो दूसरी ड्रॉप हवा में कहीं होगी, और इन सबके बीच में क्या सेम है? डिस्टेंस नहीं, टाइम। तो इसको गिरे हुए अगर टी टाइम हो चुका है तो उसको गिरे हुए 2t टाइम हो चुका है।
हर एक के बीच का टाइम इंटरवल बराबर है, तो हर एक के बीच में वो रेशो मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस मैंने अगर लिखा x, मैं यहां पे t टाइम लिखा था, अगर ये डिस्टेंस मैंने लिखा x, तो ये इससे t टाइम आगे है, तो ये होगा 3x, क्योंकि ये रेस्ट पे है, रेस्ट से स्टार्ट करना है हमेशा। तो रेस्ट वाली से अगर हम स्टार्ट करें तो पहले वाली जो गिर चुकी है, सेकंड ड्रॉप जो है, उसको गिरे हुए t टाइम हो चुका है, तो वो कितना मूव कर गई होगी x, और इसको गिरे हुए 2t टाइम हो चुका है, तो वो कितना गिर गई होगी 4x, तो रेशो में वो 3x आगे होगी। तो x और 3x अगर तुम्हें समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो टोटल हाइट कितनी हो गई बच्चों 4x। तो 4x को वो क्या कह रहे हैं 9.8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9.8/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 2 जा 8 है ना, और ये कितना बचा 4 2 जा 8 18, 1.18, तो ठीक है। 4 2 जा 8 और यहाँ पे वापस से 1 चला गया, तो 4 4 जा 16 और फिर से 2, तो 4 5 जा 20, 2.45 ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी आंसर गलत हो जाते हैं। कैसे गलत होते हैं मैं आपको रीजन बताता हूं। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। सारी चीजें हमने सही करी, इतनी मेहनत करी, इतना दिमाग लगाया, बेसिक्स अच्छे रखे, लेकिन लास्ट लाइन कभी कभी हम पढ़ते नहीं है। लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, लोकेट द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स। आपको यह नहीं बताना था कि आपका एक्स कितना है, आपको यह बताना था कि फ्लोर से वो सेकंड ड्रॉप कहां है। ये आपकी सेकंड ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप फ्लोर से कहां है बेटा, फ्लोर से वो एक्स कहां है, एक्स तो ऊपर से है, फ्लोर से तो वो 3x हुई ना। तो या तो 9.8 में से माइनस करना था इसी को, या फिर आपको 3x का आंसर बताना था। और अगर आप 3x का आंसर बताओगे तो आंसर 7.35 आएगा। सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। सही करने के बाद भी गलत आंसर चुनना भी एक गलती ही में आता है, गलती ही माना जाता है। तो आपको सही आंसर चुनना था 7.35 फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से आपको ये बात को समझना था। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गैलीलियोस रेशो। और गैलीलियो रेशो पे जब क्वेश्चन आते हैं तो इतने भयानक भयानक कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। तो अभी तक आपने देखा कि इक्वल टाइम में कितना कितना डिस्टेंस गिरते हैं और उस डिस्टेंस का क्या रेशो आता है। बट व्हाट इफ मैं इसी का उल्टा सवाल बनाने की कोशिश करूं, इसी के उल्टे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश करूं। सर इसका मतलब अगर मैं इक्वल डिस्टेंस दे दूं और टाइम इंटरवल्स पूछ लूं, अगेन इक्वल डिस्टेंस दे दूं और टाइम इंटरवल पूछ लूं, इसका मतलब, तो एक काम करते हैं, वापस से बिल्डिंग पे चलते हैं और बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को छोड़ते हैं और इक्वल डिस्टेंस में टाइम को पता करने की कोशिश करते हैं कितना कितना आएगा। तो लेट्स से आपने बॉल को छोड़ा, बॉल गई रेस्ट से स्टार्ट करी और रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे मार्किंग बना ली, ऊंची सी बिल्डिंग पे खूब सारी मार्किंग बना ली और हर मार्किंग कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, फिर से एक और मार्किंग उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, फिर से एक मार्किंग उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे, एंड सो ऑन। तो अब मुझे क्या पता करना है कि मैंने पहला x डिस्टेंस कितने टाइम में गिरा, फिर अगला x डिस्टेंस कितने टाइम में गिरा और फिर अगला x डिस्टेंस कितने टाइम में गिरा। और ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि टाइम बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये लगातार एक एक्सेलरेटेड मोशन है। और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन की बात होती है तो टाइम आपका घटता चला जाता है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो पहले एक्स डिस्टेंस को कवर करने में आप कम टाइम, ज्यादा टाइम लेंगे और लास्ट वाले एक्स डिस्टेंस को कवर करने में आप कम टाइम लेते जाएंगे और यही टाइम श्रिंक होता चला जाएगा। क्या ये टाइम अच्छा आएगा और क्या इन टाइम्स में आपस में कोई रेशो आएगा, उसको समझने के लिए हम एक डिस्टेंस के टाइम को लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहले एक्स डिस्टेंस कितने में गिरोगे उस टाइम को लिखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एक्स डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगा t1। इस t1 टाइम को लिखते हैं। अब बच्चों मैं कोई इक्वेशन वगैरह नहीं लगाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताऊंगा कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर रेस्ट से छोड़ते थे और h हाइट गिरना होता था तो कितने टाइम में नीचे पहुंच जाते थे, √2h/g। दोबारा बोलता हूं, अगर रेस्ट से स्टार्ट करते थे और h हाइट गिरना होता था तो कितने टाइम में नीचे पहुंच जाते थे, √2h/g। तो बेटा अगर x डिस्टेंस गिरना होगा तो कितने टाइम में गिर जाओगे, √2h की जगह x/g, राइट। तो अगर
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो हमारे एक्स डिस्टेंस में गिरने में हमको इतना टाइम लगना चाहिए, ये किसी को दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहां से आनी स्टार्ट होती है? जब हम सेकंड वाले एक्स डिस्टेंस की बात करते हैं। तो सेकंड एक्स डिस्टेंस के लिए जो टाइम हमारा आना चाहिए T2, वो T2 टाइम कितना होगा? अब बच्चों T2 टाइम के लिए या तो एक काम करो, पहले पता करो एक्स गिरे तो कितनी वेलोसिटी लेके अगले इंटरवल में घुसे और अगले एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर वहां जाके इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, या बेसिक कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस कहता है कि बेटा अगर एक्स गिरने का टाइम पता है तो 2x गिरने का टाइम निकाल लो, 2x गिरने का टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और 2x गिरने का अगर टाइम पता चल गया तो उसमें से x गिरने का टाइम माइनस कर देना, तो अगले x का आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो पहले कितने का आंसर निकाल लो, 2x हाइट गिरने का, उसमें से किसको माइनस कर दो, x गिरने की हाइट को माइनस कर दो। तो इतने टाइम को माइनस कर दो इस वाले टाइम में से, 2x वाले में से, तो अपने आप से बचे हुए x का आंसर निकल जाएगा। तो अगर इस बात का ध्यान रखें तो पहले 2x हाइट का टाइम निकाल लेते हैं। तो 2x गिरने में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 2x गिरने में √2 2x/g माइनस इनमें से x हाइट गिरने का टाइम √2x/g आ जाएगा, राइट। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप अगला टाइम खुद से सोच सकते हैं। तो चलो थर्ड टाइम खुद से सोचते हैं कि थर्ड x डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा T3। तो अगर T3 निकालें, जरा ध्यान से देखते हैं, T3 निकालें तो T3 बनेगा, पहले 3x गिर लेते हैं और फिर उस 3x में से 2x वाले को माइनस कर देंगे, तो ये थर्ड x का आ जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे सारे आगे के डिस्टेंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे टाइम्स का रेशो निकलना स्टार्ट होगा, ये हमारे टाइम्स की वैल्यू निकलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये रेशो क्या है और क्या वो रेशो रटने लायक है या नहीं है, जरा अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स से इस टाइम को मैं मान लेता हूं t, दैट इज √2x/g, जहां जहां दिखेगा मैं उसको t लिख दूंगा, ठीक है। अगले में क्या दिख रहा है, √2x/g, हाँ दिख तो रहा है। क्या उसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? हाँ कॉमन तो निकल सकता है। क्या कॉमन निकल सकता है सर? वही √2x/g। अगर √2x/g तुमने कॉमन खींच लिया तो अंदर यहां क्या रह जाएगा, √2, और यहां क्या रह जाएगा, √1, दैट इज 1। तो इसका मतलब अगले वाले का आंसर हो जाएगा √2 - 1 ऑफ t। हाँ, √2 - 1 ऑफ t, ये अगला आ गया आपके पास। अब क्या तुम और अगला सोच सकते हो? हाँ सर, अब मुझे समझ में आ गया है कि इसमें से भी मैं अगर 2x/g को कॉमन निकाल लूं, इसमें से भी 2x/g को कॉमन निकाल लूं, यहां √3 रह जाएगा, यहां √2 रह जाएगा, और जो बाहर निकला उसको आप t लिख दोगे, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा √3 - √2 ऑफ t, राइट। तो बच्चों अब इस तरीके से बच्चा पैटर्न बना लेता है कि पहला टाइम t होता है, अगले x डिस्टेंस का टाइम √2 - 1t होता है, तीसरे x का आंसर √3 - √2t होता है, तो चौथे x का आंसर √4, जिसको आप 2 लिख सकते हो, √4 - √3t होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस बात को रेशो में लिखूं तो ये रेशो कैसा दिखेगा, t/2 √2 - 1t/2 √3 - √2t/2 √4 - √3t/2 एंड सो ऑन। और अगर मैं इसमें से सब कुछ कॉमन में से t हटा दूं तो ये रेशो ऐसा दिखने लगता है, 1:2 √2 - 1 √3 - √2 √4 - √3 √5 - √4 एंड सो ऑन। ये रेशो है बराबर x डिस्टेंस गिरने का। तो बराबर डिस्टेंस को इतने टाइम में आप कवर करते चले जाते हो, और बराबर टाइम में आप x, 3x, 5x, 7x गैलीलियो रेशो को फॉलो करते हो। अब इस पे कैसे सवाल आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, तो जरा ढंग से देखिएगा। मेरा जो अगला सवाल है वो टाइम से रिलेटेड सवाल है। तो क्वेश्चन जेईई मेंस के 2022 के पेपर में देखने को मिला था, किस टाइप का क्वेश्चन था और कैसे चटकाना था, जरा ध्यान से देखिएगा। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, एक बॉल को h हाइट से छोड़ा गया है। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, पहले x और अगला x, पहला हाफ और अगला हाफ। अगर पहले हाफ और अगले हाफ को कवर करने का टाइम
T1 और T2 है, तो एक डायग्राम बना लो, साइड से डायग्राम बना लो। तो पहला हाफ लेट से ये वाला पहला हाफ, सेकंड हाफ ये वाला सेकंड हाफ, ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस x है, इसका टाइम T1 है, इसका टाइम T2 है। तो सवाल पूछा गया है देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। आपको T1 और T2 में करेक्ट रिलेशन चुनना है। कितना आसान सवाल है। तो पहला डिस्टेंस मैंने कवर करवाया था T में, तो अगला डिस्टेंस कवर करवाया था √2 - 1 T में। तो क्या मैं T1 को T लिख सकता हूं, और क्या मैं डायरेक्टली T2 को √2 - 1 T लिख सकता हूं? और अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो T कैंसिल हो जाएगा और T1 बाई T2 का रेशो सीधा आ जाएगा 1/√2 - 1। और अगर बात आ रही है रिलेशन की, तो रिलेशन निकाला जा सकता है T2 इक्वल टू √2 - 1 T1। तो T2 इक्वल टू √2 - 1 T1, दैट इज ऑप्शन 4। तो जेईई मेंस 2022 के पेपर में टाइम के रेशो पे आधारित डायरेक्ट सवाल पूछा गया था। तो बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक आपको बताए हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ा जाता है और उसके गिरने के डिस्टेंसेस या उसके गिरने के समय के बारे में बात की जाती है, चाहे वो बात डायरेक्ट फॉर्मूले पे हो, चाहे वो बात इक्वेशन पे हो, चाहे वो गैलीलियो रेशो पे हो, चाहे वो टाइम के इंटरवल्स पे हो, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। विच ब्रिंग्स अस टू द केस 3। तो अभी तक आपने ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे पकड़ा, ये केस 1 था। दूसरे में आप छत पे चले गए, छत से छोड़ना चालू कर दिया, ये केस 2 था। और तीसरा केस होगा जिस पे आप छत पे जाएंगे और वहां से भी फेंकना स्टार्ट कर देंगे। तो इमेजिन करिए आप होली के समय बाहर छत पे खड़े हैं और नीचे से लोग निकल रहे हैं और आप उनको फेंक फेंक के गुब्बारे मार रहे हैं पानी से भरे हुए। तो ऐसी कंडीशन पे आप छत पे खड़े होकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं चीजों को विद सम वेलोसिटी। कभी आप चीजों को ऊपर भी फेंक सकते हैं, कभी आप चीजों को नीचे भी फेंक सकते हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है, आंसर्स में क्या फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 3, दैट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो अब आप वापस से बिल्डिंग के ऊपर चले जाइए, बिल्डिंग की हाइट लिख लेते हैं h, और बिल्डिंग के ऊपर जाके चीजों को फेंकना स्टार्ट करते हैं। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, फेंकूंगा, तो इसलिए मैं फेंक कहीं भी सकता हूं। या तो मैं ऊपर फेंक सकता हूं या मैं नीचे फेंक सकता हूं। इससे क्या अंतर पड़ेगा जरा ध्यान से देखिएगा। लेट से मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ये मेरा पहला पार्ट है, ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो मेरा u पॉजिटिव है। मैं यहां लिख देता हूं, मेरा u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, प्लस u। एक्सेलरेशन मेरा हमेशा से -g ही रहा है, पूरे टॉपिक में एक्सेलरेशन हमेशा -g रहा है। और अगर सवाल आता है कि बताओ कितने टाइम में ये बॉल ऊपर जाके वापस नीचे ग्राउंड पे टप्पा मारेगी, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का सवाल आता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2। अगेन मेरे को फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालनी है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट्स पता है, तो मैं सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। आइए सेकंड इक्वेशन को लगा के देखते हैं और देखते हैं क्या ये आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान से देखना एक एक चीज बारीकी से। अगर मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो कुल मिला के मुझे पता करना है कि यहां गिरने के बाद कितना टाइम लगेगा, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। यहां से छोड़ रहा हूं और यहां पता करना है गिरने पे कितना समय लगेगा। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। इसका मतलब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। और ये वेक्टर जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं हाइट तो ऊपर है ग्राउंड से, तो वो तो पॉजिटिव हाइट होनी चाहिए। अगेन आप डिस्प्लेसमेंट चेक करो, इनिशियल से फाइनल की तरफ एक एरो बनाओ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो बच्चों जब मैं डिस्प्लेसमेंट यहां यूज करूंगा तो यूज करूंगा -h, इनिशियल वेलोसिटी यूज करूंगा तो +u, एक्सेलरेशन यूज करूंगा तो -g, एंड दिस विल बी माय इक्वेशन फॉर टाइम। ये मेरी टाइम की इक्वेशन होने वाली है। अब अगर इसी में मैं बॉल को ऊपर जाके नीचे की तरफ फेंकता तो क्या अंतर पड़ता? क्या मेरी ग्रेविटी रिवर्स हो जाती? नहीं। क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट प्लस हो जाता? नहीं। बट क्या मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती? हां। तो इसका मतलब यही इक्वेशन में इफ आई प्रोजेक्ट इट डाउनवर्ड्स, लेट्स से ये मैंने केस बनाया अपवर्ड्स का, अगर इसी को मैं डायरेक्ट लिख दूं कि डाउनवर्ड्स के केस में क्या होता, तो बच्चों डाउनवर्ड्स के केस में
मैं डायरेक्ट क्या करता, यही क्वेश्चन लिखता सेम टू सेम, बट केवल 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 इनिशियल वेलोसिटी को माइनस लिख देता। बाद में माइनस कट जाता मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो अपनी इक्वेशन सही बनाता। माइनस h इक्वल्स टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही नेगेटिव होती, इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही नेगेटिव होती। तो मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आप यहां रुक क्यों गए हो, आप यहां पे पॉज क्यों ले रहे हो, आपको तो आंसर निकालना चाहिए था इसका। मैं इसके बाद का आंसर नहीं निकालूंगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आके अटक गया है। तो अब या तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फालतू के रूट्स निकाल दूं जो रूट्स आप रट नहीं पाए, या बेटर है कि इसके बाद जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको आप खुद सॉल्व करें, जिसके दो रूट्स आएंगे, एक टाइम पॉजिटिव एक टाइम नेगेटिव। नेगेटिव वाले टाइम को आप इग्नोर करेंगे, पॉजिटिव विल बी योर आंसर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बाय सॉल्विंग दीज क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे, एक टाइम पॉजिटिव आएगा एक टाइम नेगेटिव आएगा। जो पॉजिटिव टाइम होगा वो तुम्हारा आंसर होगा, और जो नेगेटिव टाइम होगा उसको तुम इग्नोर कर देना, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक बनाने का खेल होता है जब आप ऊपर बिल्डिंग पे जाके चीजों को फेंकना स्टार्ट कर देते हो। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये तो क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, बट एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें चीजों को ऊपर ले आके जब फेंकते हैं तो वो नीचे पहुंचने की स्पीड के बारे में पूछते हैं। ये बताओ, नीचे कोई बच्चा खड़ा हो, नीचे कोई इंसान खड़ा हो, उसके सर पे जाके लगा तो कितनी तेजी से लगा, क्या गति थी, क्या स्पीड थी, क्या तेजी थी, वो स्पीड बताने की कोशिश करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, तो स्पीड ऑफ इंपैक्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी स्पीड ऑफ इंपैक्ट क्या आने वाली है। तो मैं इसके लिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जरा एक बात ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है, मुझे v स्क्वायर निकालना है, ठीक है। मेरे पास u क्या है, सर u आपके पास डिपेंड करेगा ना, आपने ऊपर फेंका है या नीचे फेंका है। बेटा चाहे ऊपर फेंका हो चाहे नीचे फेंका हो, जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब ये अप या डाउन दोनों का आंसर एक साथ तैयार कर रहा हूं। तो यू स्क्वायर चाहे प्लस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर होके तो प्लस ही होना है, एक्सेशन माइनस ही रहना है, और डिस्प्लेसमेंट भी माइनस ही रहना है। अगर मैं यू स्क्वायर के टर्म को इधर खुदा दूं तो मेरा वेलोसिटी का आंसर या स्पीड, बेटर इज स्पीड का आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। चाहे आप ऊपर से यू से ऊपर फेंको और नीचे का वेट करो, चाहे आप पहले से नीचे फेंको और फिर नीचे वेट करो, चाहे आप यू से ऊपर फेंको तो भी उतनी स्पीड से नीचे पहुंचता है। मैं बना देता हूं डायग्राम, चाहे आप ऊपर जाओ छत पे, गुब्बारा ऊपर की तरफ फेंको, फिर वेट करो कि किसी के सर पे गिरे ठकाक, किसी के सर पे गिरे ठकाक, तो भी वही स्पीड से गिरेगा, और चाहे आप पहले से ही नीचे फेंक दो तो भी वही स्पीड से नीचे गिरेगा। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन दोनों केस में स्पीड ऑफ इंपैक्ट सेम आएगी, टाइम पीरियड्स अलग अलग होंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट्स अलग अलग होंगे, एक टाइम अलग होगा एक टाइम अलग होगा। ऐसे फेंकोगे तो कम टाइम लगेगा, ऐसे फेंकोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में इस टाइम रजिस्टर कर लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे आधारित मैं आपको सवाल कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1, रिलेटेड टू प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं यहां पर, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। A ball is thrown from the top of a tower. Okay, a ball is thrown from the top of a tower. Of height 160 meter. Okay. In upward direction. अच्छा. With a velocity 20 meter per second. 20 meter per second से upward velocity का केस है। तो अपन डायग्राम में इस बात को दिखा देते हैं कि अपने पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस 20 मीटर पर सेकेंड है। सवाल पूछा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। बताओ कितने समय पे ये बॉल ऐसे जाएगी और ग्राउंड पे ठकाक सीना टकराएगी। ठीक है भाई, तो कैसे निकालें, बहुत आसान। जैसा आपको पता है ये 160 मीटर है, दिस इज 160 मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट में देखें तो वो डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारे पास -160 का है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने कोई आंसर नहीं बताया, मैंने केवल इक्वेशन लगाना सिखाया। सो S विल बी -160, U विल बी +20, T विल बी T, एक्सेशन विल बी -10, माइनस लग चुका है, टाइम का स्क्वायर।
तो दिस हैज टर्न टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। यहाँ 5 लिख देता हूं, 5 यहाँ पे 4, 5 यहाँ पर 3 2, सही है 32। तो यहाँ पे मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, टाइम स्क्वायर इधर को डालो, -40 इधर को डालो, -32 इज इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किस्मत पे डिपेंड करता है, या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी बिना श्रीधरनाचार्य के, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधरनाचार्य से सॉल्व करनी पड़ेगी बिना किसी स्प्लिट द मिडिल टर्म से। अगर इसको सॉल्व करें तो 32 लाने के लिए हम इसको 8 - 4 लिख सकते हैं, राइट। तो हम माइनस का 8 प्लस का 4 ले सकते हैं। तो अगर मैं माइनस का 8 प्लस का 4 लिखूं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो मेरे पास यहां पर टाइम के 2 आंसर तैयार हो जाएंगे। टी कॉमन लिया, t - 8 4 कॉमन लिया, t - 8 इक्वल टू 0, एक आ गया t + 4, एक आ गया t - 8 इक्वल टू 0। जैसा प्रॉमिस किया था 2 टाइम आएंगे, एक टाइम -4, एक टाइम +8। -4 वाले को इग्नोर करना है और +4 वाले का आंसर बना देना है। सो द आंसर विल बी +8 seconds. This will be the final answer to this question. क्लियर। तो जब भी आप किसी बिल्डिंग के ऊपर जाके ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसके लिए ये इक्वेशन लगेगी, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो यहां एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू टाइम, जिसमें क्या बनती है क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर ऊपर जाके नीचे फेंक रहे हैं या ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन स्पीड पूछ रहे हैं, तो फिर तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है बिना किसी रूट्स वगैरह के, जैसे नीट 2022 में हुआ था। आइए नीट 2022 में देखते हैं किस टाइप का सवाल आया था और क्या उस सवाल में हमको आंसर डायरेक्ट मिलना था या नहीं मिलना था। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लो बेटा, बात कर रहे थे डाउनवर्ड फेंकने की, फेंक दिया। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, गुस्से में, विद एन इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग जिससे आपने एक स्टोन फेंका नीचे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इफ इट रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड, और ये जमीन पे पहुंचा भाई साहब, कितने से जमीन पे पहुंचा 60 मीटर पर सेकेंड से, किसी के सर पे टकराया। आपको बताना है देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी थी। अगेन मैं थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। आपको आंसर याद है, बहुत अच्छी बात है, v = √u² + 2gh, वरना कोई दिक्कत नहीं अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाएं। फ्यू सेकंड्स का खेल है, कुछ सेकंडों का खेल है, उसमें ही आप ये आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। v² - u² = 2as। v² 16, -60 का स्क्वायर + 60 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, 3600, u² 40 का स्क्वायर 1600, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट एक्सेशन -10, डिस्प्लेसमेंट माइनस का h, राइट। तो देखो आंसर तैयार हो रहा है। ये बन गया -2000, ये बन गया -20, माइनस प्लस, और आंसर आ गया h का। तो देखो तुम्हारे h का आंसर तैयार हो रहा है, ये प्लस का ही बन रहा है। मैंने माइनस ऑलरेडी रख दिया है वैसे साइन कन्वेंशन में, तो आंसर प्लस का ही आएगा। तो 0 ने 0 को मारा और h का आंसर 100 मीटर आ रहा। तो 100 मीटर मेरा नीट 2022 के क्वेश्चन का आंसर होता। चाहे ऊपर फेंकता चाहे नीचे फेंकता, आंसर तो यही रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये सवाल थे प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों में आपको बस +u और -u का अंतर करना है। ग्राउंड हो गया, ऊपर से छोड़ना हो गया, ऊपर से जाके फेंकना भी हो गया, नीचे भी ऊपर भी, लेकिन बचा क्या है सर? तो बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा है। अगर आप अपने सवाल लगाएंगे, अगर आप कोई अच्छे किताबों को सॉल्व करेंगे, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा जो पहले से ही चल रहा होगा और उससे किसी चीज को छोड़ा जाएगा और फिर उसके मोशन को डिस्कस करने की बात की जाएगी। ऐसे प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इस प्रकार के केस को हमको बहुत अच्छे से समझना होता है, और ये केस बाकी सारे केसेस से अलग होता है। तो ये कैसे अलग होता है उस बात को समझने के लिए कहानी से समझते हैं। इमेजिन करो आप कोई मूवी देख रहे हो, पुरानी मूवी देखी होगी, बॉलीवुड हॉलीवुड की कोई मूवी होगी, उसमें हीरो गाड़ी चला रहा, और हीरो गाड़ी चलाते चलाते एकदम से पता चला गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अब गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, आगे खाई, यहाँ पे हीरो गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, गाड़ी के ब्रेक फेल है। तो उसके बाद अगला सीन कंफर्म यही होता है कि वो गेट खोलता है और गेट से कूद जाता है, गाड़ी से कूद जाता है, राइट।
लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से कूदता है उसको अपनी गलती रियलाइज होती है कि उसने बाकी सब तो सही सोचा लेकिन उसने फिजिक्स सही नहीं सोची। क्योंकि गाड़ी से जैसे ही वो कूदता है उसके पास गाड़ी की वेलोसिटी रह जाती है, और उस वेलोसिटी की वजह से वो ऐसे रोल करता है, गाड़ी तो ऐसे खाई में से आके गिरती है, वो रोल करता हुआ अलग से खाई में लटक जाता है जाके। तो ऐसा क्यों हुआ? गाड़ी से अलग होने के बावजूद भी उसके पास मोशन कैसे रह गया? तो इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी फिजिक्स समझनी पड़ेगी कि जब भी आप किसी चलती हुई चीज से कूदते हैं, जब भी आप किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट से जंप करते हैं या अपने आप को रिलीज करते हैं अपने हिसाब से, आप कह रहे हो सर मैंने तो अपने आप को रिलीज ही किया था, लेकिन आपके पास पहले से उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास पहले से रहती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं क्यों कूदने के बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, तो बोलना कूदने के बाद सर मुझे लग रहा था कि मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन एक्चुअल में मैं जिस चीज से कूदा था मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी सौगात के रूप में लेके निकला था। तो इसका मतलब है जब भी आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट से कूदते हैं या एक मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसका मतलब वो रिलीज नहीं हुई है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी वही आ गई है जो उस ऑब्जेक्ट से या जिस ऑब्जेक्ट से वो छोड़ा गया है। तो इमेजिन करो एक बलून है, हॉट एयर बलून है, वो हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है, और आपने उस हॉट एयर बलून से कुछ हाइट पे जाकर एक चीज को रिलीज किया है। आपने क्या किया है? आपने तो रिलीज किया है, ठीक है, आपने कहा मैंने तो रिलीज किया है, लेकिन हॉट एयर बलून तो चल रहा था ना। हॉट एयर बलून की तो कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ बलून वीबी। तो बलून की जो वीबी वेलोसिटी होती है वो आपके ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोच रहे थे कि क्या होने वाला है? आप सोच रहे थे चीज नीचे जाने वाली है, या जो आदमी ग्राउंड पे बैठा होगा वो क्या सोच रहा होगा कि जैसे ये लड़का छोड़ेगा बलून से चीजों को नीचे गिरेंगी, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। लेकिन क्योंकि बलून पहले से कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, आपने उसको वही इनिशियल वेलोसिटी दे दी है। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम या रिलीज्ड फ्रॉम, इफ ड्रॉप्ड या रिलीज्ड फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट the particle gains the same velocity of the moving object as initial velocity at time of release। छोड़ते समय आप उसकी वेलोसिटी को अपनी इनिशियल वेलोसिटी बना लोगे। एक्सेलरेशन का यहां कोई खेल नहीं है, वो जैसा एक्सेलरेट कर रहा है उसको करने दो, उसको जाने दो, वो खाई में जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी लेके आगे बढ़ोगे। अब इसके बाद आपका मोशन नीचे की तरफ ना होते हुए आपका मोशन पहले ऊपर की तरफ होगा, और सेम प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट जैसा कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, राइट। तो बच्चों बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चलती हुई चीज से जब कूदो तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी लेके कूदो, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे बनाने होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो एक ही क्वेश्चन है, बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से करना है। आपने कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, बस एक छोटी सी बात बतानी थी, उस पे केस 4 था। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आराम से करते हैं। अ बलून वॉज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है जो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, चलने दो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। An object of finite mass is dropped from the balloon when it was at height 75 मीटर। जब बलून 75 मीटर की हाइट पे था तो एक ऑब्जेक्ट को उससे ड्रॉप कर दिया गया है। देखो ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन तुम जानते हो वो ड्रॉप नहीं है, वो रिलीज नहीं है, वो फेंका गया एक तरीके से। तो वो ड्रॉप किया गया, लेकिन हमें ही पता है कि उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड की बलून की वेलोसिटी होनी ही चाहिए। अब आगे का कहानी पूछा गया है, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड। आपको बताना है कि जब ये ऑब्जेक्ट जमीन पे टकराएगा, पहले इसका मोशन देखो, जब ये ऑब्जेक्ट जमीन पे टकराएगा तो आपको बताना है बलून की क्या हाइट होगी, क्योंकि बलून तो रुकेगा नहीं, बलून तो चलता जाएगा, तो बलून किधर पहुंच जाएगा, उसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी। 75 तो पहले से थी, 75 के बाद कितना और ऊपर चला जाएगा वो आपको बताना है। 75 + x आपको आंसर देना है। तो पहले क्या कर लें, पहले इसके मोशन से टाइम निकाल लें, क्योंकि जमीन पे पहुंचने का टाइम निकालने के लिए प्रोजेक्टेड एट सम हाइट का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा।
तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -75। कुल मिलाकर के गिरेंगे कहां, नीचे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, -75। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलेंगे, बलून की 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम पहले टाइम निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो तो इक्वेशन लगाते हैं, S = ut + ½ AT स्क्वायर। ठीक है, चलो S कितना लिख ले, 75, नो नो नो, -75। इनिशियल वेलोसिटी बलून वाली 10, हाफ एक्सेलरेशन -g(t²). तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वाड्रेटिक बनेगी जैसा अभी तक बन रही थी। तो यहां 5 आएगा, ठीक है, और यहां 5, यहां 2 और यहां 15, राइट, सही है। तो अगर आप सॉल्व करें, एक तरफ को डालें सबको, तो t² - 2t - 15 = 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट सोचें तो ये बन रहा है t² - 5t + 3t - 15 = 0। स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसमें कॉमन ले लेता हूं, t - 5 + 3 t - 5 = 0, t + 3 t - 5 = 0, t = -3, 5। -3 को इग्नोर करो, 5 तुम्हारा वो टाइम होगा जिसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट जमीन पे पहुंचेगा। अब जब ऑब्जेक्ट जमीन पे पहुंचेगा, क्या तब तक बलून उसको देखता रहेगा, नहीं सर, बलून तो ऊपर चलता चले जाएगा। तो बलून कितना ऊपर चला जाएगा, उसके लिए बलून की वेलोसिटी, और बलून का मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, बलून केवल 10 से चल रहा है, तो 10 इंटू डिस्टेंस निकालने के लिए 10 × 5, 50 मीटर बलून और ऊपर चला जाएगा, राइट। तो बलून मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चले आ रहा है। तो बलून अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो बलून का डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी है 10, टाइम है 5, आंसर हो गया 50। लेकिन 50 इसका आंसर है जहां से फेंका है, बट पहले से 75 था, तो टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड हो गई बच्चों 75 + 50, दैट इज 125 मीटर। सो 125 मीटर, दैट इज ऑप्शन 3 या सी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी, जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। और इन्हीं परेशान करने वाले टॉपिक्स के लिए हमने ये सीरीज चलाई है, मोस्ट वांटेड टॉपिक्स, जिनको सब जल्द से जल्द हमें पकड़ना है और जल्द से जल्द इनको नाश करना है, खत्म करना है। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे थ्योरी ऑफ फिजिक्स के चैनल के साथ जुड़े रहिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, फुल फ्लेजेड टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप हमारी लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी अगर आपकी क्वेरीज हो रिलेटेड टू अवर कॉन्सेप्ट्स, या जो भी आपकी क्वेरीज रिलेटेड टू वीडियोस हो, उनको आप अपनी एप्लीकेशन पे भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो में कमेंट करके भी वो बात पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।